हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आपका एग्जाम। आज से हम आप सबकी डिमांड पर हिस्ट्री को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिस्ट्री को हम स्टोरी के साथ लिंक बनाकर पढ़ेंगे, जिसका सोर्स है NCERT रहेगा। हिस्ट्री से पहले हमने भारतीय भूगोल या इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को कंप्लीट किया था। यदि आप इंडियन ज्योग्राफी या एनवायरनमेंट को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। परंतु यदि किसी कारणवश आप वहां से नहीं देख पा रहे हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर दें। वहां आपको सभी वीडियो सीक्वेंस वाइज भेज दिए जाएंगे जो बिल्कुल फ्री हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे जो इतिहास है उसको अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री या प्राचीन इतिहास, फिर मिडिवल हिस्ट्री या मध्यकालीन इतिहास, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास जो लगभग 1857 की क्रांति के बाद से स्टार्ट होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास को पढ़ेंगे या एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 8 टॉपिक आते हैं जो आपको नीचे दिख रहे होंगे। तो इसके टोटल 8 लेक्चर होंगे। सबसे पहले हम प्रागैतिहासिक काल या पाषाण युग को देखेंगे जो आज का मुख्य टॉपिक रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इतिहास। तो इतिहास को 3 भागों में डिवाइड किया है, मतलब 3 भागों में इसमें बांट सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला इतिहास है प्रागैतिहासिक या पाषाण काल। तो जो पाषाण काल है या प्रागैतिहासिक, इसे प्री हिस्टोरिक एरा भी कहते हैं। इस काल में क्या हुआ था, मनुष्य का डेवलपमेंट हो रहा था। जब मनुष्य, आपको पता होगा, सबसे पहले बंदर थे, कपी थे, फिर उसके बाद रामापिथिकस वगैरह आए, होमो इरेक्टस, फिर लास्ट में होमो सेपियंस आए। तो उसमें मनुष्य के मस्तिष्क का विकास लगातार होता जा रहा था। तो इस काल में मनुष्य जो उपयोग करता था सिर्फ पत्थरों का उपयोग करता था, क्योंकि लिखना पढ़ना तो जानता नहीं था। तो इसमें क्या करता था, पत्थरों की गुफाओं में रहता था, पत्थरों को रगड़ कर ही आग जलाता था, पत्थरों को ही मारकर वह शिकार करता था। तो सब कुछ उसका संपूर्ण जीवन पत्थरों पर ही डिपेंड था। इसलिए इस एज को क्या कहा गया, लिथिक एज या फिर स्टोन एज या प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड इसको कहा गया। तो इसके अंतर्गत 4 भागों में पढ़ेंगे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। फिर उसके बाद देखेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल में क्या हुआ था, मनुष्य का डेवलपमेंट तो हो गया था और वह लिखना पढ़ना भी जानता था, परंतु जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसलिए उसे आद्य ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज के अंतर्गत इसे रखा गया है। उसके बाद देखेंगे ऐतिहासिक काल। इसका इतिहास पूरी तरीके से लिखा हुआ है, मतलब इसके हमें लिखित साक्ष्य मिले हैं, चाहे वह सिक्के हों, अभिलेख हों, ग्रंथ हों या विदेशी यात्रियों का विवरण हो। तो जो वो इतिहास है ये सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक है। और बाकी जो ये इतिहास है तो वो वहाँ पे जो खुदाई में अवशेष मिले हैं, जो साक्ष्य मिले, उसके आधार पे हमने एज्यूम किया है या अजम्पशन उसका लगाया है कि ऐसा रहा होगा। जैसे कि मृद भांड मिले हैं यहाँ पर देखें, पत्थर मिले हैं, तो उससे अंदाजा लगाया गया कि मनुष्य का क्या स्तर था। या कंकाल भी मिले हैं तो उससे भी पता किया गया कि मनुष्य का क्या स्तर था, उसकी रीढ़ की हड्डी कैसी थी, उसका मस्तिष्क का विकास कितना हुआ था और वो उसका कितना डेवलपमेंट हुआ था। तो ऐसे करके देखेंगे। तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड ही दिया है, जैसे अभी हमने देखा, जस्ट पहले जो हमने यहाँ देखा था ना, 3 भागों में डिवाइड किया गया है, उसी को देखा है यहाँ पे, प्रागैतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिक एज। तो इसका टाइम पीरियड है लगभग 25 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है 25,000 ईसा पूर्व तक। तो इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फिर उसके बाद आधे ऐतिहासिक काल है या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, तो उसे लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व माना गया है। ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके अंतर्गत आती है, क्योंकि इसमें जो लिपि मिली है हमारे लिए, जो यहाँ पे मोहरे वगैरह प्राप्त हुई हैं, उसमें लिपि तो है, लिखित साक्ष्य तो है, परंतु उसे हम पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए इसे हम आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत रखेंगे। देन हम देखेंगे हिस्टोरिक एज। तो इसका यह सबसे प्रमाणिक इतिहास है, क्योंकि इसका जितने भी साक्ष्य सब कुछ रिटर्न फॉर्म में है, लिखा हुआ है। तो इसके अंतर्गत पहले देखेंगे वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद वगैरह। और जो बात का जो जैसे कि हमारे लिए अभिलेख प्राप्त हुए हैं, सिक्के प्राप्त हुए हैं, तो उसमें टाइम पीरियड मेंशन किया गया है, राजाओं के नाम मेंशन किए गए हैं, स्थानों का नाम दिया गया है। तो उससे हम इतिहास का आसानी से पता लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, जो इतिहास को हमने देखा था 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला था प्रागैतिहासिक काल। तो जो प्रागैतिहासिक काल है या प्री हिस्टोरिक पीरियड है, तो उसमें सिर्फ पत्थरों का उपयोग किया जाता था, इसलिए इसे स्टोन एज या पाषाण काल कहते हैं। तो इसमें इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
इसका जो टाइम पीरियड है हम ऑलरेडी देख चुके कि 25 लाख ईसा पूर्व से लगभग 25,000 वर्ष पूर्व इसका टाइम पीरियड माना गया है। इसमें मनुष्य का विकास नहीं हुआ था। मनुष्य सबसे पहले बंदर था, फिर कपी हुआ, फिर होमोपिथिकस, रामापिथिकस, निएंडरथल, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, इस टाइप से उसका डेवलपमेंट का चरण रहा। तो इससे देखेंगे सबसे पहले जो मनुष्य आया था पुरापाषाण काल, तो उसमें क्या था, मनुष्य का विकास लगभग शुरुआती दौर में था। मतलब मनुष्य क्या करता था, शिकार करता था। उसकी प्रवृत्ति कैसी थी, आखेट करने की प्रवृत्ति थी, मतलब ये हंटिंग करता था और फूड गैदरर था, खाद्य संग्राहक था। तो इसमें देखेंगे कि मानव शिकार करता था। तो आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानव शिकार किस काल का लक्षण है, तो पुरापाषाण काल का लक्षण है। और होमो सेपियंस का उदय कब हुआ, तो जो होमो सेपियंस है, जो वर्तमान में आज का मानव है, जो हम हैं आज, तो आज हमारी प्रजाति होमो सेपियंस ही है मनुष्य की। तो इसका जो ओरिजिनल फॉर्म है, कब इसका ओरिजिनेट हुआ था, तो यह पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज में ही हुआ था। उसके बाद इस टाइम पे आग का आविष्कार भी हो गया था, मतलब 2 पत्थरों को रगड़कर आग जलाना भी सीख गए थे आदि मानव। तो 2 क्वालिटी है इसकी। उसके बाद देखेंगे मीजोलिथिक, तो मीजोलिथिक में कुछ नहीं है, जो पैलियोलिथिक एज है उसी का थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म वर्जन, एडवांसमेंट इसमें दिखेगा मध्यपाषाण काल में। इसमें ये लोग मृतक संस्कार करने लगे थे। फिर उसके बाद देखेंगे नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या हुआ था कि आप ऊपर इमेज देख सकते हो और काफ़ी हद तक अंदाजा भी लगा सकते हैं। इसमें क्या हुआ था, कृषि का आविष्कार हो गया था, लोग हैं स्थायी रूप से रहने लगे थे, स्थायी निवास करने लगे थे। जबकि पुरापाषाण में तो घुमंतु थे, मतलब एक जगह जानवर को मारा, आप ऊपर देख सकते हैं, जानवर को मारा, खाया, फिर आगे बढ़ गए, फिर कहीं सो गए, फिर आगे बढ़ गए। तो घुमंतु प्रवृत्ति थी। और इसमें क्या हो गया कि ये लोग कृषि का आविष्कार हो गया। ये लोग यहाँ तक आते आते समझ चुके थे कि कोई फल खाया और उसे वहाँ पर डाल दिया। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद यहाँ पर ऑब्जर्व किया हजारों सालों में कि इन बीजों से पौधे निकलते हैं। फिर उन्हें इस प्रकार से यहाँ पर कृषि का आविष्कार हो गया। फिर धीरे धीरे पत्थर से ही इन्होंने पहिए का आविष्कार कर लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसे जानवर मारते थे तो उसका जो मांस बच जाता था तो कुत्ते वगैरह खाने लगते थे। तो कुत्ते भी इनके आदि मानव के यहाँ पीछे पीछे घूमने लगे, क्योंकि उन्हें आसानी से इनके साथ खाना मिल जाता था। तो धीरे धीरे ये पालतू बन गए और इनके साथ रहने लगे। तो सबसे पहला पालतू जानवर कौन था, कुत्ता ही था। तो ये लोग पशुपालन भी धीरे धीरे करने लगे और स्थायी निवास करने लगे, क्योंकि जहाँ खेती करेंगे उसी के आसपास ही रहेंगे ना ये लोग, तो वहीं स्थायी निवास हो गया। और जानवरों से सुरक्षा के लिए ये आग भी जलाने लगे और मांस को पकाकर खाने लगे आग में। तो इतना यहाँ तक इनका डेवलपमेंट हो गया था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, वही बताया गया है जो सबसे पहला पीरियड था ना ये पुरापाषाण काल, तो इसके कैरेक्टर पूछे जाते हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। तो उन्हें हम देखेंगे सबसे पहले पुरापाषाण के अंतर्गत जो फैक्ट हैं उन्हें देखेंगे। तो यहाँ देखेंगे पुरापाषाण या पैलियोलिथिक एज, तो ये कैसे थे, हंटर और फूड गैदरर थे, मतलब आखेटक और खाद्य संग्राहक थे। तो यहाँ से देखेंगे जो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट ने पुरापाषाण कालीन स्थल पल्लवरम की खोज की। तो जो पल्लवरम कहाँ है, तमिलनाडु में स्थित है। और उन्हें यहाँ पे क्या मिला था, हैंड एक्स कुल्हाड़ी। मतलब इसमें क्या हुआ था कि लकड़ी में पत्थर बांध के इन्होंने कुल्हाड़ी बनाई हुई थी आदि मानव ने। तो इसे हैंड एक्स या कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी किसको, रॉबर्ट ब्रूसफुट को। और रॉबर्ट ब्रूसफुट है ये कौन थे, तो एक जियोलॉजिस्ट थे या फिर एक भूगर्भवेत्ता थे। तो इन्होंने सबसे पहले पुरापाषाण कालीन स्थल सबसे पहले इन्हीं ने खोजा पल्लवरम तमिलनाडु में। तो ये याद रखिए। उसके बाद है आरंभिक पुरापाषाण काल के स्थल पाकिस्तान के पंजाब के सोहन नदी घाटी में मिलते हैं और उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के बेलन नदी घाटी में मिलते हैं। तो आपको यहाँ से सिंपली याद रखना है कि सोहन नदी घाटी का संबंध किससे है और बेलन नदी घाटी का संबंध किससे है, तो वो पैलियोलिथिक एज से ही है या पुरापाषाण काल से, जो फर्स्ट टाइप है। फिर देखेंगे कि मध्य प्रदेश में जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वहाँ से शैलाश्रय और वहाँ चित्रकारिता के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो इस काल में क्या है कि मनुष्य है जो पत्थरों की गुफाओं में रहते थे और उस पत्थरों पर इन्होंने ये कुछ देख सकते हैं आप यहाँ चित्र बनाए हैं, ये बिल्कुल ओरिजिनल हैं। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उस टाइम पीरियड का जीवन कैसा था। आप यहाँ से देख सकते हैं इसके चित्र, जैसे कि हंटिंग कर रहे हैं, इसके पीछे दौड़ रहे हैं, तो इनका यही काम था। नेक्स्ट हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला। तो देखिए जैसे कि हमने बताया कि इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं, जैसे प्राग ऐतिहासिक काल, मध्य ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल है तो उसमें क्या हुआ था, पुरापाषाण काल में उसका पहला साक्ष्य नर्मदा घाटी से ही मिला था, जिसमें मानव की एक खोपड़ी आपको देख सकते हैं ये मिली थी। उसका जो फेस रहा होगा लगभग इस टाइप का रहा होगा और इस टाइम पीरियड में इसका डेवलपमेंट लगातार हो ही रहा था। तो यह भारत का एकमात्र जीवाश्म है जिसकी खोज किसने करी थी, अरुण सोनकिया ने।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे पूछा जाता है कि जो प्रागैतिहासिक कालीन मानव का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला, तो आप आंसर लगाएंगे नर्मदा घाटी में मिला। इसे हम क्या कहते थे, तो इसे हम इसका नाम दिया गया नर्मदा मानव। क्या नाम दिया गया, नर्मदा मानव। अब इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज अरुण सोनाकिया ने की थी। तो आप ये तीनों फैक्ट यहाँ से याद रखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट फैक्ट है कि बुर्ज-होम में मानव कब्र के साथ पालतू कुत्ते को भी दफनाया गया, तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं। तो कहाँ, बुर्ज-होम, जो कि कश्मीर में है। उसके बाद है भारत में जो मानव कपी हैं या ह्यूमन एप हैं, तो उसका पहला जो साक्ष्य है असम में मिला। आप ये देख सकते हैं जब ये पूरी तरह से मनुष्य के फॉर्म में नहीं आया था, लगभग कपी या बंदर के रूप में ही था, तो उसका पहला साक्ष्य मिला है असम में, जिसे क्या नाम दिया गया, श्वेत गिब्बन। क्या नाम दिया गया, श्वेत गिब्बन। एक क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी में, तो आप इसे याद रखिए। श्वेत गिब्बन नाम है किसका, ह्यूमन एप या मानव कपी का, और जो कहाँ मिला है, असम में मिला है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल में ही आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ था। तो जो प्री हिस्टोरिक एज है या पैलियोलिथिक एज है, उसमें होमो सैपियंस बन चुका था या अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ चुका था। फिर उसके बाद देखेंगे चापर, चॉपिंग, पेबल। ये क्या है, पत्थर के ही प्रकार हैं, चापर, चॉपिंग, पेबल। और हैंडेक्स संस्कृति के साक्ष्य भी पुरापाषाण काल से ही हैं। तो हैंडेक्स संस्कृति मतलब वो हाथ में जो कुल्हाड़ी टाइप के लिए थे, वो हथौड़ा टाइप का लिए थे। और चापर, चॉपिंग, पेबल मतलब पत्थरों की साइज के अकॉर्डिंग इसको नाम दिया है। तो चापर, चॉपिंग, पेबल संस्कृति या हैंडेक्स संस्कृति के साक्ष्य पुरापाषाण काल से ही संबंधित हैं। तो आप इतने फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद हम सेकंड देखेंगे, ये हम कौन सा देखेंगे, मध्यपाषाण काल। पहला हमने देखा था पुरापाषाण काल, जो अभी हम देख चुके। फिर देखेंगे हम मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल। तो पुरापाषाण काल में हम देख चुके थे कि मनुष्य शिकार करने लगा था, होमो सैपियंस बन गया था, और उसके साक्ष्य कहाँ मिले थे, भीमबेटका में मिले। नर्मदा के किनारे नर्मदा मानव की जो खोपड़ी मिली है, पहला मानव मिला था, वो मिला है। तो इतने फैक्ट हम वहाँ से याद रखेंगे। फिर इसके बाद हम देखेंगे मध्यपाषाण काल या मीजोलिथिक। तो इसमें क्या हुआ था, मनुष्य का जो लगातार ब्रेन डेवलप हो रहा था, तो उसके मस्तिष्क का और अधिक विकास हुआ। और पहले वो क्या करता था, बड़े बड़े पत्थर लेकर फेंकता था और शिकार करता था। तो उसको ज़्यादा ऊर्जा खर्च हो रही थी और शिकार भाग भी जाता था, तो उसे भूखा भी रहना पड़ता था कई दिन तक। तो उसने क्या दिमाग लगाया, उसने पत्थरों को थोड़ा नुकीला किया और आकार छोटा किया। इसकी साइज है लगभग 1 से 2 सेंटीमीटर तक इनकी साइज है इन पत्थरों की। और जब ये फेंक के मारता था तो वहाँ जानवर आसानी से घायल हो जाता था। और इन्हीं पत्थरों के माध्यम से वह क्या करता था कि जो जानवर मारा तो उसकी खाल चीर कर वह आसानी से मांस भी उसका निकाल लेता था, मांस निकाल कर खा लेता था। इसी को वह चाकू की तरह यूज करता था। तो अब हम देखेंगे कि भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम C.S. कार्लाइल द्वारा 1867 में विंध्याचल क्षेत्र, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से इसकी जानकारी मिली। फिर इसमें लघु पाषाण मतलब जो छोटे छोटे पत्थर हैं, लघु पाषाण उपकरण खोजे जाने से हुई, जिसे माइक्रोलिथिक फैक्ट्री कहा गया। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है होशंगाबाद, तो वहाँ पे लगभग 60,000 से ज़्यादा ये छोटे माइक्रोलिथिक औजार प्राप्त हुए हैं या छोटे छोटे जो पत्थरों के उपकरण प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक की फैक्ट्री ही कह दिया। तो आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि छोटे और नुकीले पत्थर किस काल की विशेषता है, तो आप आंसर लगाएंगे मध्यपाषाण काल या मेसोलिथिक की विशेषता है। फिर इससे रिलेटेड जो प्रमुख स्थल हैं उसे हम देखेंगे। जैसे कि हमने पहले पुरापाषाण से कौन कौन से स्थल देखे थे, सोहन घाटी जो कि पाकिस्तान में है, बेलन घाटी हमारे उत्तर प्रदेश में है, और हम पल्लवरम देखा था तमिलनाडु, और भीमबेटका देखा था जो कि मध्य प्रदेश रायसेन में है। 4 प्रमुख स्थान देखे थे। इसी प्रकार हम मध्यपाषाण कालीन स्थल भी देखेंगे जहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से 3 स्थल हैं, आदमगढ़ जो कि होशंगाबाद के समीप है, भीमबेटका जो कि रायसेन के समीप है, और बोघोर जो कि सीधी के समीप है। तो ये 3 स्थल हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं और जो मध्यपाषाण काल से ही संबंध रखते हैं, क्योंकि इस जगह पर खुदाई में ये छोटे छोटे पत्थरों के औजार मिले हैं। फिर उसके बाद देखेंगे राजस्थान में बागौर है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2 हैं, महदहा और सरायनाहर। 2 प्रमुख स्थल हैं, महदहा और सरायनाहर। ये स्थल हम याद रखेंगे। आपको सिंपली यही आपको ऑप्शन में दिए रहेंगे, आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको आंसर करना होगा कि ये पुरापाषाण कालीन है, नवपाषाण कालीन है, या ताम्रपाषाण कालीन है, या फिर मध्यपाषाण कालीन है। तो इसका राइट आंसर होगा मध्यपाषाण कालीन। तो आप इसे याद रखिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मध्यपाषाण युग के लोग शिकार कर, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं का संग्रहण कर जीवन यापन करते थे। मध्यपाषाण काल में क्या था कि जो पुरापाषाण काल है उसी से ह्यूमन थोड़ा सा एडवांस हो गया था, थोड़ा सा।
तो इसमें क्या है, मध्य पाषाण युग के विशिष्ट औजारों में सूक्ष्म पाषाण मतलब छोटे छोटे पत्थर जो नुकीले अभी हमने देखे, माइक्रोलिथिक के बहुत ज़्यादा इसका यूज हुआ है। फिर भारत में मानव अस्थि पंजर मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए, क्योंकि हमने देखा था जो पुरापाषाण कालीन है उससे हमें पत्थर तो मिले हैं और उनके जो शिलालेख वगैरह हैं वो मिले हैं, मतलब जो पत्थरों पर उन्होंने स्क्रैच बनाए हैं जैसे भीमबेटका में देखा गुफाओं में, वो उसके साक्ष्य मिले हैं। परंतु वहाँ ह्यूमन का कोई कंकाल नहीं मिला है, सिर्फ एक खोपड़ी मिली है, वो भी कहाँ से, नर्मदा के किनारे से, जिसे नर्मदा मानव नाम दिया गया मध्य प्रदेश से। परंतु मध्य पाषाण कालीन से क्या हो गया, यहाँ से जो हमें ह्यूमन कंकाल हैं वो मिलने लगे। तो इसमें क्या है कि भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के तट पर स्थित बागौर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन स्थल है। तो आप याद रखेंगे, भीलवाड़ा जिला है जो राजस्थान का, कोठारी नदी के तट पर है, तो वहां पर बागौर एक स्थल है, वहां पर मध्य पाषाणकालीन यह सबसे बड़ा स्थल है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, जिसका समय लगभग 500 ईसा पूर्व माना जाता है। तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान का बागौर पशुपालन के यहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। तो यही हमने देखा था, अभी हमने देखा था ना कि मध्य प्रदेश का आदमगढ़, भीमबेटका, बागौर, ये मध्य प्रदेश का और राजस्थान का बागौर। तो आदमगढ़ और बागौर से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे, लास्ट है नवपाषाण काल या नियोलिथिक एरा। तो इसमें क्या था कि खाद्य संग्राहक थे जो यहाँ पे आदि मानव थे। तो इसमें क्या था कि नवपाषाण काल में समृद्ध पुरातात्विक खोज प्रारंभ करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। इन्होंने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंगसगर नामक स्थान पर उपकरण खोजे। भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। तो आपसे यही पूछा जाता है कि जो भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। सिर्फ यहाँ से यही इंपॉर्टेंट है, ऊपर का ये भूल जाएं कोई दिक्कत नहीं है। सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लोमस सूर्ये ने इस काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण उत्तर प्रदेश में टोंस नदी घाटी से प्राप्त किए। तो ये यहाँ पे आप याद रखिए कि टोंस नदी घाटी से किसके साक्ष्य मिले हैं, तो नवपाषाण कालीन के साक्ष्य मिले हैं। अब इसमें हुआ क्या था, तो इसमें क्या हुआ था, मनुष्य ने 2 खोजें कर ली थी। सबसे पहले ये क्या, पहिए की खोज कर ली थी, जिससे आसानी से वजन यहाँ से ढो सकता था। ऊपर से इसने पहिए के माध्यम से क्या करने लगा, जो मृद भांड वगैरह मिट्टी के बर्तन बनाने लगा, क्योंकि इसी से आप देख सकते हैं जो पहिए पर ही तो बनते हैं, पहिए का जो चाक होता है उसी पर ही तो मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो यहाँ से पहिए का आविष्कार एक बहुत क्रांतिकारी कदम था। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि ये लोग खेती करना भी सीख गए थे। जो सबसे पहली खेती हुई थी वो जौ की हुई थी, इसे यब भी बोला जाता था प्राचीन काल में, यब या जौ या फिर बारले। तो प्रथम जो फसल थी वो जौ थी, उसके बाद ये लोग गेहूं उगाना भी सीख गए। इसके बाद हम देखेंगे कि पॉलिशदार औजार हथियार भी प्रयोग करने लगे, क्योंकि जो पहले पत्थर प्रयोग करते थे अब उस पर पॉलिश वॉलिश भी थोड़ा करने लगे, उसको और ज़्यादा उन्हें नुकीला बना लिया। और यहाँ पे जो इनने जो पहिए के आविष्कार से ये लोग मृद भांड बनाने लगे थे, मिट्टी आदि के बर्तन बनाने लगे, तो धूसर मृद भांड यहाँ पे उपयोग आने लगे। और प्रथम फसल थी जौ थी, फिर उसके बाद गेहूं। इसके साक्ष्य में कहाँ से मिले कृषि के, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान से मिले हैं। और चावल के साक्ष्य हैं, जो चावल की भूसी के साक्ष्य कोल्डी हवा जो कि उत्तर प्रदेश में, वहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं। तो चावल के साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से मिले हैं और मेहरगढ़ बलूचिस्तान से भी हमें कृषि के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे लोह युग। इसके बाद लोह युग आता है। तो लोह युग तमिलनाडु के, लोह युग बाद में आएगा, सबसे पहले ताम्रपाषाणकालीन स्थल आएगा। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसे हम याद रखेंगे। तमिलनाडु के अदिचलनूर में लोहे के साक्ष्य मिले हैं। अतरंजी खेड़ा से हमें धातु शोधन करने वाली भट्टियों के भी अवशेष मिले हैं। तो धातु शोधन करने वाली जो भट्टियां हैं तो वो कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, अतरंजी खेड़ा से। एक क्वेश्चन लगभग 2 से 3 बार पूछा जा चुका है, तो आप याद रखेंगे अतरंजी खेड़ा से हमें क्या, धातु शोधन की जो भट्टियां हैं वो मिली हैं। फिर यहाँ पे औजार देखेंगे, क्या तांबे के औजार हैं, ताम्र धातु की कुल्हाड़ी भी मिली है। इसके साक्ष्य जो ताम्र धातु के पहले साक्ष्य हमें कहाँ मिले हैं, अतिरंपकम तमिलनाडु में मिले हैं। तो आप याद रखेंगे कि अतिरंपकम तमिलनाडु से हमें सबसे पहले ताम्रयुगीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। फिर ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति है, उसे हम चैल्कोलिथिक भी कहते हैं। चैल्को का मतलब होता है तांबा और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो ताम्र पाषाण, तो तांबा पत्थर। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो पत्थर उपयोग कर रहे थे तो उसमें ये लोग किनारे पर धातु भी लगाने लगे,
जैसे कि तीर है, तो पत्थरों का उन्होंने कोई उपकरण बनाया तो उसमें वो धातु भी मिक्स करने लगे, धातु का भी प्रयोग करने लगे। तो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हो गई। चैल्कोलिथिक, ये भी आता है। मानव द्वारा व्यवहार में लाई गई पहली धातु कौन सी थी? तो तावा ही थी या कॉपर थी। तो प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति है उसके स्थल पूछे जाते हैं आपसे। तो कौन कौन से हैं? जारवे संस्कृति। तो जारवे संस्कृति है जो महाराष्ट्र में है, किस नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे सिंपली पूछा जाएगा कि जारवे संस्कृति का संबंध किससे है? तो ताम्रपाषाण कालीन से संबंधित है, ताम्रपाषाण से संबंधित है। उसके बाद आहड़ या बनास संस्कृति, इसको बनास संस्कृति भी बोलते हैं क्योंकि यह बनास नदी के किनारे थी। तो यह राजस्थान में है। आहड़ या बनास संस्कृति, इसका संबंध भी किससे है? ताम्रपाषाण कालीन स्थल है ये। उसके बाद देखेंगे मालवा संस्कृति। तो मालवा में महेश्वर और नापदा टोली, दो जो स्थल हैं वो किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से ही संबंधित हैं। आप याद रखेंगे, नापदा टोली और महेश्वर दोनों कौन से स्थल हैं? ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो तीनों स्थल हमारे हो चुके, पुरापाषाण कालीन, मध्यपाषाण कालीन और नवपाषाण कालीन हम खत्म कर चुके हैं। जो हमारा पहला टॉपिक था वो हम खत्म कर चुके। अब हम देखेंगे कि इतिहास के साक्ष्य हैं जो, उसके स्रोत क्या हैं। तो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत हैं, क्योंकि हमें पता कैसे चला कि पहले ये हुआ था। तो जो अभिलेख मिले हैं, स्तंभ लेख हैं, सिक्के हैं, मुद्राएं हैं, मृदभांड हैं, उनके जो अवशेष मिले हैं उससे अंदाजा लगाया गया है कि उस टाइम पे जो समाज किस प्रकार से रहा होगा, वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या होगी, संस्कृति क्या होगी, ह्यूमन डेवलपमेंट किस टाइप का रहा होगा। तो इससे अंदाजा लगाया गया है। जैसे कि किसी साम्राज्य में सपोज सोने के सिक्के चलाए गए तो अंदाजा लगाया गया कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। या फिर किसी अभिलेख में किसी राजा के बारे में लिखा गया कि उसने इतने युद्ध जीते, इतना बड़ा साम्राज्य था, तो उससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाज किस टाइप का रहा होगा, स्त्रियों की दशा क्या थी, संस्कृति क्या थी। तो इससे पता लग जाता है। उसके बाद देखेंगे साहित्यिक स्रोत। तो जो साहित्यिक स्रोत है ये सबसे ऑथेंटिक हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी है, टाइम पीरियड भी है और उस टाइम के संपूर्ण जो समाज था, अर्थव्यवस्था थी, संस्कृति थी, उसका वर्णन मिलता है। जैसे कि जो हमारे 4 वेद हैं वो ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद वगैरह, महाभारत, रामायण, तो इससे हमें कितनी सारी जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद जो धार्मिक साहित्य हैं, जैन ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ वगैरह, तो वो सभी साहित्यिक स्रोत होगा जो कि रिटर्न फॉर्म में है। उसके बाद देखेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। तो जो समय समय पर जो विदेशी यात्री भारत का भ्रमण करने आए, जैसे कि मेगास्थनीज, हैंसोंग, मेगास्थनीज की जो इंडिका है, हैंसोंग, फायान, फोक्यूकी है इनकी, अलबरूनी की किताबुल हिंद है, तो इन सभी किताबों में इन्होंने जब जो भारत घूमने आए विदेशी यात्री, तो इन्होंने भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी कि उस टाइम पीरियड में किस क्षेत्र पर किसका शासन था, कितनी समृद्धि थी, किस टाइप के लोग थे, भारत की तरक्की किस स्तर की थी, कितना यहाँ पर ज्ञान विज्ञान था, कितनी धन संपदा थी। इन सब की जानकारी बहुत हद तक विदेशी यात्रियों के विवरण से भी मिल जाती है, जो कि बिल्कुल ऑथेंटिक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को ही माना जाता है। सबसे प्राचीन अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले? तो मध्य एशिया के बोगजकोई या एशिया माइनर से एक अभिलेख मिला है, उसका नाम है बोगजकोई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह लगभग 1400 ईसा पूर्व माना गया है। तो यहाँ से जानकारी मिलती है। जो लगभग जितने भी अभिलेख खोजे गए उसमें से सबसे पुराना अभिलेख था कौन सा? बोगजकोई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसे माइंड में रखेंगे। जो कि कहाँ से मिला था? एशिया माइनर से मिला था। तो अभी तक जितने भी अभिलेख मिले उसमें से सबसे पुराना था बोगजकोई, जो लगभग तुर्की, अभी देखा जाए वर्तमान में तो लगभग तुर्की वाले क्षेत्र में यह अभी अवस्थित है। तो इसमें देखेंगे इसमें क्या था? इसमें वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। उसमें मित्र, वरुण, इंद्र, नाशत्य जिन्हें अश्विनी कुमार भी कहा गया, उसकी जानकारी मिलती है। ये देख सकते हैं आप, बोगजकोई अभिलेख है जिसे संग्रहालय में रखा गया है। तो इससे इन वैदिक देवताओं की जानकारी मिलती है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा जो ग्रंथ हैं वो ऑथेंटिक हैं, जो हमारे वेद हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक हैं, क्योंकि जो विदेशी जो अभिलेख हैं वहाँ भी इसकी जानकारी मिलती है। फिर देखेंगे प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख था। हमने देखा था जो चस्टन वंश के जो रुद्रदामन थे, इनका शासन गुजरात वाले क्षेत्र पर था। तो वहाँ संस्कृत का पहला जो अभिलेख मिला कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख। तो ये आप देख सकते हैं रुद्रदामन है। फिर उसके बाद देखेंगे बेशनगर विदिशा से हमें यूनानी राजदूत हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ मिला। तो बेसनगर किसको कहते हैं? विदिशा, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है विदिशा। तो वहाँ से हमें जो यूनानी राजदूत आया था, मतलब यूनान जो ग्रीक देश है या यूनान था, वहाँ से एक राजदूत आया था हेलियोडोरस।
तो उसने वहाँ पर गरुड़ स्तंभ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बनवाया था। इस गरुड़ स्तंभ को हम खंबा बाबा भी कहते हैं। तो यहाँ से किसकी जानकारी मिलती है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म के विकास की जानकारी मिलती है। मतलब इससे ये अंदाजा लगाया गया है कि बहुत सारे क्षेत्र पर उस समय क्या था, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म अपनी चरम अवस्था में था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अभिलेखों के लिखने की नियमित परंपरा अशोक ने शुरू करवाई। पहले जो अभिलेख मिले वो बहुत रेयर थे, बहुत पुराने थे, कभी किसी ने बनवाए, परंतु जो इनको रेगुलर तरीके से इसको लिखने की जो प्रक्रिया है अशोक ने शुरू करवाई। अशोक के अभिलेखों की जो भाषा थी वो प्राकृतिक भाषा थी और लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। परंतु कुछ कुछ अभिलेख उसके अरमाइक लिपि और खरोष्ठी लिपि में भी मिले हैं, परंतु यदि मुख्य रूप से पूछा जाए तो भाषा तो प्राकृतिक ही थी, परंतु लिपि कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि थी। उसके बाद देखेंगे कि अशोक के अभिलेख की सर्वप्रथम खोज किसने? टी पेंथलर ने की थी 1750 ईस्वी में, तथा 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। तो खोज तो पहले हो गई थी, परंतु 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी कि उसमें लिखा क्या है। भारत में सबसे अधिक अभिलेख मैसूर कर्नाटक से ही मिले हैं। फिर मध्य प्रदेश के एरण में ब्रॉन्ज प्रतिमा या जो कांसे की एक प्रतिमा है, तो हूणराज तोरमाड़ का लेख वहाँ से मिलता है। तो आपसे एरण की जो ब्रॉन्ज प्रतिमा है तो वहाँ से जो हूण राजा थे तोरमाड़, उनकी जानकारी मिलती है। फिर इंडो ग्रीक शासकों ने सिक्कों पर देवी देवताओं की आकृति व शासकों के नाम जो वहाँ पे शासन कर रहे थे, और लेखों में सिक्के वाले लेख वाले सिक्के, मतलब जो सिक्के थे उसमें कुछ लेख लिखे हुए थे, तो उसको चलाने की प्रथा किसने शुरू करी? तो इंडो ग्रीक या इंडो यूनानी या हिंद यूनानी लोगों ने शुरू करी। जो यूनानी लोग भारत में आए थे तो उनने अपनी कॉलोनियां यहाँ पर बसा ली थी भारत में, तो उन्हीं ने सबसे पहले यहाँ पे सिक्के चलाए थे जिसमें देवी देवताओं की आकृति बनी थी उन सिक्कों पर, शासकों के नाम भी वहाँ पे थे उसमें अंकित थे, और उसके बाद उस पर सिक्कों पर लेख भी लिखे थे। उसके बाद हम देखेंगे सिक्के। तो सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मैटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मैटिक्स। फिर भारत के आरंभिक सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे, जिसपे कोई खास निशान नहीं बने होते, सिर्फ 5 निशान बने होते थे, इसलिए उसे पंचमार्क सिक्के कहा गया। फिर भारत में सर्वप्रथम लेख युक्त, मतलब जिसपे कुछ रिटर्न फॉर्म में कुछ कुछ लिखा हुआ है, तो लेख युक्त सिक्के, सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने ही जारी करे थे, मतलब जो हिंद यूनानी लोग थे उनने ही जारी किए थे। पहले भारतीयों को ये सिक्कों का आइडिया नहीं था कुछ भी। फिर देखेंगे बृहद स्तर पर कुषाण वंश था, जो कुषाणों ने सोने के सिक्के चलाए। फिर उसके बाद देखेंगे भारत में सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त शासकों ने चलाई। सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? गुप्त शासकों ने चलाई। फिर उसके बाद देखेंगे कुषाण शासक जो बिम्किटफिशस था उसने सर्वप्रथम सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए? तो बिम्किटफिशस या कुषाणों ने चलाए। और सबसे बृहद स्तर पर देखे जाए तो स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? गुप्त शासकों ने चलाई, पर उसकी क्वालिटी थोड़ी सी कम थी। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे लास्ट देखेंगे सीसे व पोटीन के सिक्के किसने चलाए? तो सातवाहन शासकों ने चलाए। सीसे के सिक्के किसने चलाए? सातवाहन शासकों ने चलाए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्राचीन भारत के कुछ अभिलेख जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि हाथी गुम्फा अभिलेख जो उड़ीसा से प्राप्त हुआ है, उससे किसकी जानकारी मिलती है? तो कलिंग राजा खारवेल की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख है जो कि गुजरात में अवस्थित है, जो किससे संबंधित है? रुद्रदामन से संबंधित है, जो चेस्टन वंश के रुद्रदामन थे। और यह संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख है। तो ये कई बार एग्जाम पूछा गया है कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख कौन सा था? तो जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, या फिर पूछ लिया जाता है कि जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख का संबंध किससे है? तो रुद्रदामन से है। फिर प्रयाग स्तंभ लेख है जो या प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं, जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के समीप है, तो उससे किसकी जानकारी मिलती है? समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। और समुद्रगुप्त को हम भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, और एक गुप्त वंश के एक महान शासक थे। उसके बाद देखेंगे मंदसौर अभिलेख है, जो मध्य प्रदेश का मंदसौर है, वहां से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है मंदसौर अभिलेख, तो उससे यशोधर्मन की जानकारी मिलती है। किस राजा की जानकारी मिलती है? यशोधर्मन की। उसके बाद देखेंगे ऐहोल अभिलेख या ऐहोल प्रशस्ति। तो जो ऐहोल है या कर्नाटक में अवस्थित है, और वहीं पे ऐहोल अभिलेख मिला है। या इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है जो चालुक्य वंश के पुलकेशन द्वितीय से है। तो इस अभिलेख में बताया गया है कि जो पुलकेशन द्वितीय है उसने हर्षवर्धन को युद्ध में हराया था। किसको? हर्षवर्धन को युद्ध में बुरे तरीके से पराजित किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऐहोल प्रशस्ति किसने लिखी थी? तो रवि कीर्ति ने लिखी थी। ये तीनों चारों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसे माइंड में रखिए। ऐहोल अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट अभिलेख है ये। और इसको किसने लिखा था? उनके जो राज कवि थे रवि कीर्ति ने लिखा था। और इसमें पुलकेशन द्वितीय द्वारा किसको हराया गया था? तो हर्षवर्धन को हराने की जानकारी मिलती है। उसके बाद देखेंगे जूनागढ़ अभिलेख जो गुजरात में है, इससे स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, जो गुप्त साम्राज्य का जो लगभग अंतिम शासक थे स्कंदगुप्त,
यहाँ से गुप्त साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था, तो उनकी जानकारी मिलती है जूनागढ़ अभिलेख से। फिर उसके बाद देखेंगे भीतरी अभिलेख, तो भीतरी अभिलेख भी स्कंदगुप्त से संबंधित है और इससे जो हूण आक्रमण की जानकारी मिलती है। फिर लास्ट में देखेंगे उत्तर मेरु अभिलेख जो तमिलनाडु में है और किसी चोल वंश से संबंधित है, पारंतक चोल वंश से संबंधित है। चोल प्रथम से कौन सा? उत्तर मेरु अभिलेख। नेक्स्ट हम देखेंगे नासिक अभिलेख, तो नासिक अभिलेख है जो गौतमीपुत्र वलसिरी की जानकारी मिलती है, जो सातवाहन वंश था उसके शासक थे जो गौतमीपुत्र वलसिरी, उनकी जानकारी मिलती है। किस अभिलेख से? नासिक अभिलेख से, क्योंकि इनका जो साम्राज्य है सातवाहन वंश का वो महाराष्ट्र पर ही तो था, महाराष्ट्र की जो गोदावरी नदी के आसपास के क्षेत्र में ही इनका विस्तार था। उसके बाद देखेंगे ग्वालियर अभिलेख, तो ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश राजा भोज से संबंधित है। कौन सा? ग्वालियर अभिलेख। और राजा भोज को तो राजा भोज का जो साम्राज्य था ग्वालियर, भोपाल, विदिशा और धार वाले रीजन में था। उसके बाद देखेंगे देवपाड़ा अभिलेख, तो देवपाड़ा अभिलेख है बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि सर्वप्रथम भारत पर होने वाले आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से मिलती है। तो जो पहला आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी कहाँ से? भीतरी स्तंभलेख से ही मिलती है, हूण आक्रमण की जानकारी। उसके बाद देखेंगे सती प्रथा का जो पहला लिखित साक्ष्य है वो एरण अभिलेख। एरण कहाँ है? तो मध्य प्रदेश का एक जिला है सागर, तो वहां से एरण अभिलेख से ही प्रथम सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है, लिखित साक्ष्य। आप ये देख सकते हैं, ये एरण अभिलेख है और ये इसके सामने बराह प्रतिमा है, तो ये बराह रूप में इस पे अंकित किया गया है। और इसमें क्या था? इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो भानुगुप्त की जानकारी मिलती है। उसके बाद हम देखेंगे सर्वप्रथम जो भारतवर्ष का नाम है भारतवर्ष, उसका जिक्र कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। और इसके बाद देखा जाए तो जो हमारे पुराण हैं, पुराणों से भी हमें भारतवर्ष का जिक्र वहाँ से मिलता है। तो जो भारतवर्ष एक टर्मोलॉजी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है और पुराणों से भी मिलता है। फिर सर्वप्रथम जो अकाल पड़ा था दुर्भिक्षा की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सोहगौरा अभिलेख से मिलती है। इस समय इतना अकाल पड़ा था कि लगभग बताते हैं कि 1/3 जो पॉपुलेशन है वो भूख से ही मर गई थी। उसके बाद देखेंगे कि रेशम बुनकर श्रेणी की जानकारी मंदसौर अभिलेख से मिलती है। फिर उसके बाद कश्मीर है, जो कश्मीर का जो बुर्ज होम है वो नवपाषाणकालीन स्थल है और वहाँ से गर्तावास की पुष्टि होती है, मतलब गड्ढा बना लिया और उसमें सीढ़ियाँ लगी हुई मिली हैं और वहीं उसी गड्ढे में लोग रहते थे। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो बुर्ज होम से गर्तावास के साक्ष्य मिले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आज का पहला वीडियो था जो हिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगी। इसके बाद हम कंप्लीट एनसीईआरटी को ख़त्म करेंगे, फिर मिडवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को हम देखेंगे। थैंक यू।